हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर थर्ड के हिस्ट्री के अपने मेजर पेपर, जिसका टाइटल है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें 1707 से लेकर के 1885 तक के पीरियड को कवर किया गया है। यानी कि मुगल एम्पायर की बात इसके अंदर की गई है। अब इस पेपर में से आप लोगों के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके एक्सपेक्टेड आंसर क्या होंगे, आज के इस वीडियो लेक्चर में उसी पे हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, ये अपनी गन शॉट क्लास है। आप सभी जानते हैं कि गन शॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी तरीके की यूजफुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहे। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट में से हमारे लिए कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण क्या थे। तो द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर वाज कॉज्ड बाय द वीक सक्सेसर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शंस, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड कंटिन्यूअस वॉर्स ऑफ द सक्सेशन। अब मुगल साम्राज्य के पतन के कुछ कारण थे और सबसे प्रमुख कारण क्या थे। एक तो वीक सक्सेसर्स, मुगल के जो भी उत्तराधिकारी आए वो बड़े कमजोर उत्तराधिकारी थे। एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन, उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार आ गया था। इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। एंड कंटिन्यूअस वॉर्स फॉर द सक्सेशन, और उत्तराधिकार के लिए जो लगातार संघर्ष मुगलों में चला वो इनके पतन का कारण बना। तो मुख्य रूप से ये चार प्रमुख कारण है जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। फॉरेन इन्वेजन एंड द राइज ऑफ द रीजनल पावर फर्दर वीकन द सेंट्रल अथॉरिटी। और क्योंकि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया था, इसीलिए उसी समय क्या हुआ, फॉरेन इन्वेजन यानी विदेशी आक्रमण हुए और क्षेत्रीय जो शक्तियां थी वो पावरफुल हो गई। क्योंकि मुगल साम्राज्य का तो कमजोर उत्तराधिकारी थे, इसलिए क्षेत्रीय शक्तियां पावरफुल हो गई। इससे जो मुगलों की सेंट्रल अथॉरिटी थी, जो केंद्रीय सत्ता थी, वो भी कमजोर हो गई। दीज फैक्टर्स टुगेदर लेड टू द पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन इन द 18th सेंचुरी इंडिया। और यही सब वो कारण है जिन्होंने 18वीं शताब्दी में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न कर दी, राजनीतिक विखंडता की स्थिति उत्पन्न कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई इज द डेथ ऑफ औरंगजेब कंसीडर्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में औरंगजेब की जो मृत्यु है उसको एक नया या अहम मोड़ क्यों माना जाता है। तो औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में। ठीक है, जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई 1707 में, मार्क द बिगिनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी इन द मुगल एम्पायर। उसी के साथ मुगल साम्राज्य के अंदर क्या आ गया, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी यानी राजनीतिक अस्थिरता आ गई। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। द एब्सेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग लीडरशिप लेड टू द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीकनिंग द इंपीरियल कंट्रोल। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप मुगलों के पास नहीं थी, इसीलिए उनके अंदर आंतरिक संघर्ष बढ़ गए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, जिससे उनकी केंद्रीय सत्ता जो थी वो कमजोर हो गई। दिस सिचुएशन एनकरेज द इमर्जेंस ऑफ द ऑटोनोमस रीजनल स्टेट। और यही वो स्थिति थी जिसने क्षेत्रीय राज्यों के उदय को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डिड द मनसबदारी सिस्टम प्ले इन डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य के पतन में मनसबदारी व्यवस्था की क्या भूमिका रही थी। तो द मनसबदारी सिस्टम बिकेम इनएफिशिएंट ड्यू टू द करप्शन एंड द मिसयूज ऑफ द जागीर्स इन द लेटर मुगल एम्पायर। जो उत्तर मुगल पीरियड आया था ना, जो उत्तर मुगल पीरियड आया था, उसमें एक तो जागीर जो थी उनका मिसयूज हुआ, एक तो जागीरों का मिसयूज हुआ, और दूसरा करप्शन यानी भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मुगलों के प्रशासन में फैल गया। इसीलिए जो मनसबदारी सिस्टम था वो क्या हो गया, पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि असक्षम हो गया। ठीक है, तो पूरी तरीके से जो मनसबदारी व्यवस्था शासन को चलाने के लिए लागू की गई थी, वो मनसबदारी व्यवस्था भ्रष्टाचार और जागीरों के गलत इस्तेमाल के कारण क्या हो गई, पूरी तरीके से अक्षम हो गई। एंड रेवेन्यू कलेक्शन डिक्लाइंड एंड द नोबल्स बिकेम मोर इंटरेस्टेड इन द पर्सनल गेन देन द इंपीरियल सर्विसेज। अब रेवेन्यू वो जागीरों के द्वारा जो राजस्व वसूला जाता था, उस राजस्व में क्या हो गई, कमी हो गई। एंड नोबल्स बिकेम मोर इंटरेस्टेड, और जो अमीर थे, ठीक है, अमीर जो पदवी दी गई थी इनके द्वारा, जो अमीर थे उनका इंटरेस्ट कहीं में आ गया, पर्सनल गेन। वो ज्यादा से ज्यादा स्वयं स्वार्थी होकर के स्वयं का लाभ लेने में लगे, और अब उनका इंटरेस्ट किसी भी तरीके से मुगलों की सेवा में नहीं रहा था। ठीक है, तो नोबल्स थे, जो अमीर थे, वो क्या करने लगे थे, स्वयं के स्वार्थ के लिए, पर्सनल गेन के लिए, पर्सनल लाभ के लिए काम करने लग गए थे, और वो केंद्रीय सत्ता यानी मुगलों की सर्विस की बजाय पर्सनल स्वार्थ पे या पर्सनल कलेक्शन पे या पर्सनल लाभ पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे। इसी कारण से क्या हो गया था, जो रेवेन्यू कलेक्शन, जो राजस्व था, वो घट गया। दिस वीकन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड द मिलिट्री एफिशिएंसी। और इससे क्या हुआ, इससे प्रशासन और सेना दोनों ही कमजोर हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फॉरेन इन्वेजन कंट्रीब्यूट टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? विदेशी आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य के पतन में किस तरीके से योगदान दिया? तो फॉरेन इन्वेजन स्पेशली बाय द नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली सीवियरली डैमेज द मुगल इकोनॉमी एंड द प्रेस्टीज। ठीक है, अब क्या हुआ, विदेशी आक्रमण हुए और इसमें भी नादिर शाह के द्वारा जो आक्रमण किया गया और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो आक्रमण किया गया, उसने मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था और मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा, इन दोनों को ही पूरी तरीके से क्या कर दिया, क्षति पहुंचा दी। दिल्ली वॉज प्लंडर्ड एंड इंपीरियल अथॉरिटी वॉज ह्यूमिलेटेड। दिल्ली जो था, दिल्ली को लूट लिया गया एंड इंपीरियल अथॉरिटी वॉज ह्यूमिलेटेड, और साम्राज्य की शक्ति और सम्मान दोनों कमजोर हो गए। ठीक है, तो अब जो सेंट्रल पावर था मुगलों का, वो बुरी तरीके से कमजोर हो गया था, दिल्ली को पूरी तरीके से विदेशी ताकतों के द्वारा लूट लिया गया। दीज इन्वेजन्स एक्सेलरेटेड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर, और यही वो कारण थे, यही वो आक्रमण थे जिनसे मुगल सत्ता का जो विघटन था, मुगल सत्ता का जो पतन था, वो और भी तेज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द ऑटोनोमस स्टेट ऑफ द बंगाल एंड व्हाई वाज इट इंपॉर्टेंट? बंगाल में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की और ये महत्वपूर्ण क्यों था? तो मुर्शिद कुली खान फाउंडेड द ऑटोनोमस स्टेट ऑफ द बंगाल। तो ऑटोनोमस यानी स्वायत्त बंगाल की स्थापना किसने करी? मुर्शिद कुली खान ने करी। एंड स्ट्रेंथन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, और इसने राजस्व प्रशासन को मजबूत किया। बंगाल बिकेम इकोनॉमिकली प्रॉस्परस ड्यू टू द एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, और कृषि और व्यापार, इन दोनों के कारण से बंगाल क्या बन गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरस यानी आर्थिक रूप से बड़ा समृद्ध राज्य बन गया। इट्स वेल्थ लेटर अट्रैक्टेड ब्रिटिश पॉलिटिकल इंटरवेंशन, और यही वो कारण रहा क्योंकि बंगाल समृद्ध राज्यों के अंदर शामिल था, इसीलिए ब्रिटिश पॉलिटिकल इंटरवेंशन, जो अंग्रेज थे, उन्होंने बंगाल राज्य की राजनीति के अंदर ही हस्तक्षेप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the main features of the state of अवध? अवध की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो अवध emerged as the political regional state under the शहादत अल खान बुरहान उल मुल्क। ठीक है, तो शहादत खान बुरहान उल मुल्क के नेतृत्व में अवध एक शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य के रूप में उभरा। इट्स फर्टाइल लैंड एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन मेड इट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट। एक तो अवध की जमीन जो थी वो बड़ी ही उपजाऊ थी, और इसकी जो लोकेशन थी ना अवध की, वो क्या थी, वो लोकेशन बड़ी ही महत्वपूर्ण लोकेशन थी, बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, रणनीतिक लोकेशन थी, मेड इट इकोनॉमिकली पॉलिटिकल सिग्निफिकेंट, और यही वो कारण थे जिसने अवध को आर्थिक और राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण बना दिया था। इट ऑल्सो एक्टेड एज द बफर बिटवीन द दिल्ली एंड द अदर रीजनल पावर्स, और यह दिल्ली और अन्य शक्तियों के बीच में एक संतुलनकारी राज्य की श्रेणी के अंदर भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु एस्टेब्लिश्ड द स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड हाउ डिड इट फंक्शंस पॉलिटिकली? हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की और इसका राजनीतिक स्वरूप कैसा था? तो हैदराबाद वाज एस्टेब्लिश्ड बाय निजामुल मुल्क असफ जाह। ठीक है, तो देखो, निजामुल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की स्थापना करी। हु एक्सरसाइज्ड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी व्हाइल मेंटेनिंग द नॉमिनल लॉयल्टी टू मुगल एम्पायर। अब ये जो निजामुल मुल्क था, उसने क्या करा, मुगल सम्राट की तो नामात्र अधीनता रखी और एक स्वतंत्र रूप से उसने क्या करा, हैदराबाद पर शासन करा। द स्टेट मेंटेन्ड रिलेटिव स्टेबिलिटी इन ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल क्योस। जब चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी, उस समय भी इस हैदराबाद के अंदर क्या थी, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता थी। इट बिकेम इंपॉर्टेंट इन डेक्कन पावर, और ये दक्कन की एक प्रमुख शक्ति फिर बन गया। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन कॉज ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? जो प्लासी का युद्ध हुआ उसके मुख्य कारण क्या थे? तो द बैटल ऑफ प्लासी ऑकर्ड ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द ट्रेड प्रिविलेज एंड द ब्रिटिश फोर्टिफिकेशंस इन बंगाल। अब प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था? तो प्लासी का युद्ध व्यापारिक विशेषाधिकारों के विवाद और बंगाल में अंग्रेजों की कीलेबंदी के कारण हुआ था। ठीक है, तो बंगाल में अंग्रेजों ने क्या कर दी थी, कीलेबंदी कर दी थी, और जो व्यापारिक विशेषाधिकार थे उनका विवाद उत्पन्न हो गया था। इसी के कारण से जो प्लासी का युद्ध था वो हुआ। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी इन्वॉल्विंग मीर जाफर वीकेंड सिराजुद्दौला's पोजीशन। अब देखो, राजनीतिक षड्यंत्र भी हुए जिसमें मीर जाफर शरीक था। अब उसने क्या करा, सिराजुद्दौला की जो सिचुएशन थी, सिराजुद्दौला की जो स्थिति थी, उसको कमजोर कर दिया। द स्ट्रगल रिफ्लेक्टेड एंड द ग्रोइंग पॉलिटिकल एम्बिशंस इन द ईस्ट इंडिया कंपनी। यह संघर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती राजनीतिक महत्वाकांक्षा को भी दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज द बैटल ऑफ प्लासी कंसिडर्ड द टर्निंग पॉइंट इन इंडियन हिस्ट्री? भारतीय इतिहास में जो बैटल ऑफ प्लासी है उसको टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है, निर्णायक मोड़ क्यों माना जाता है? तो देखो, बैटल ऑफ प्लासी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया। अब ये प्लासी का ही युद्ध था जिससे जो था ब्रिटिश का राजनीतिक नियंत्रण भारत के अंदर स्थापित हो गया। इट अलाउड द कंपनी टू इन्फ्लुएंस द बंगाल्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। और ये प्लासी का जब युद्ध हुआ था, इसके बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बंगाल के प्रशासन और बंगाल की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डालने लगी थी। दिस विक्ट्री लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। और प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की जीत हुई थी, उसी ने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव
रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध के क्या कारण थे? तो द बैटल ऑफ बक्सर वाज कॉज्ड बाय द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मीर कासिम एंड द ब्रिटिश ओवर द ट्रेड प्रिविलेज एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। अब क्या था, एक तरफ तो बक्सर के युद्ध में मीर कासिम था और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स थे। अब ट्रेड यानी व्यापार के विशेषाधिकारों को लेकर के और प्रशासन पर नियंत्रण पर लेकर के दोनों के बीच में क्या हुआ, विवाद हुआ। मीर कासिम फॉर्म्ड एन अलायंस विद द अवध एंड मुगल एम्पायर अगेंस्ट द कंपनी। अब मीर कासिम ने किसका साथ लिया? मीर कासिम ने एक तो अवध का साथ लिया और एक मुगल साम्राज्य का साथ लिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। द कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंटेड रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश एक्सपेंशन। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था, वो अंग्रेजों का जो विस्तारवादी उनकी व्यवस्था थी उसको रोकने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका अदा करता हुआ दिखता है। यानी बक्सर का युद्ध बेसिकली ब्रिटिश साम्राज्य को विस्तार होने से रोकने के लिए लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसके रिजल्ट क्या निकले? तो ब्रिटिश विक्ट्री एट द बक्सर एस्टेब्लिश देयर मिलिट्री सुपीरियरिटी इन द नॉर्दर्न इंडिया। अब बक्सर का युद्ध हुआ था उसके अंदर जीता कौन? ब्रिटिशर्स जीत गए। अब ब्रिटिशर्स जैसे जीत गए तो उन वो मिलिट्री रूप से सुपीरियर हो गए। कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया, यानी सैन्य रूप से वो उत्तर भारत के अंदर क्या बन गए? सुपीरियर हो गए। सैन्य श्रेष्ठता उनकी वहां पर स्थापित हो गई। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द कंपनी। इसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल को इलाहाबाद की संधि के द्वारा जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी जो थी वो प्राप्त हो गई। दिस स्ट्रेंथन्ड ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक कंट्रोल। और इससे अंग्रेजों का राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण और भी ज्यादा मजबूत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द राइज ऑफ रीजनल स्टेट बिकम द मुगल एम्पायर? जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ उसने किस तरीके से मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया? तो रीजनल स्टेट्स ग्रेजुअली स्टॉप्ड ओबेइंग द मुगल एम्परर एंड बिगेन फंक्शनिंग इंडिपेंडेंटली। जब क्योंकि मुगलों में उत्तराधिकारी ज्यादा मजबूत तो थे नहीं, कमजोर थे, इसीलिए जो क्षेत्रीय रूप से राज्य उभर करके आए, जो रीजनल स्टेट्स उभर के आए, धीरे धीरे उन्होंने क्या कर दिया, मुगलों की अधीनता या मुगलों के ऑर्डर्स को फॉलो करना, मानना उन्होंने बंद कर दिया। एंड बिगेन फंक्शंस इंडिपेंडेंटली, और स्वतंत्र रूप से वो अपना कार्य करने लगे। दिस रिड्यूस्ड इंपीरियल रेवेन्यू। इससे क्या हुआ, जो मुगलों के पास रेवेन्यू जाता था ना वो कम हो गया। एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और उनकी जो मिलिट्री सैन्य शक्ति थी वो भी कमजोर हो गई। द एम्पायर इवेंचुअली लॉस्ट इट्स सेंट्रलाइज करेक्टर। और इस तरीके से जो मुगल साम्राज्य था उसने क्या कर दिया, अपनी एकीकृत संरचना जो थी उसकी वो समाप्त हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द ब्रिटिश सक्सीड इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी? 18वीं सदी में अंग्रेज भारतीय राजनीति में सफल क्यों हो गए? तो ब्रिटिश सक्सीड ड्यू टू द पॉलिटिकल डिविजन्स अमंग द इंडियन रूलर्स एंड देयर सुपीरियर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय शासकों का आपसी में विभाजन, यानी भारतीय शासक जो थे वो आपस में लड़ते थे और अंग्रेजों की एक सैन्य संगठित शक्ति थी, इसी के कारण उनको भारत में सफलता मिली। तो एक तरफ तो भारतीय क्या करते थे, आपस में लड़ते थे, डिवीजन अमंग द इंडियन रूलर, जो भारतीय शासक थे उनके अंदर तो डिवीजन था। और दूसरा, अंग्रेजों के पास जो थी सैन्य शक्ति, एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड सैन्य शक्ति थी, इसी के कारण ब्रिटिशर्स जो थे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हो पाए। दे यूज्ड डिप्लोमेसी, उन्होंने कूटनीति का प्रयोग किया, अलायंस का प्रयोग किया, ठीक है, और इकोनॉमिक कंट्रोल एफिशिएंटली, और बड़े ही प्रभावपूर्ण तरीके से उन्होंने आर्थिक नियंत्रण भी कर लिया। वीक सेंट्रल अथॉरिटी मेड देयर एक्सपेंशन ईजियर, और क्योंकि केंद्रीय सत्ता बड़ी कमजोर थी इसीलिए उनको अपना जो फैलाना था, अपना साम्राज्य बढ़ाना था, वो उनके लिए बड़ा आसान बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, उसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कंपनी रूल ओवर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन ईस्टर्न इंडिया। जैसे ही इलाहाबाद की संधि हुई उससे पूर्वी भारत में कंपनी के राजस्व प्रशासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि के द्वारा ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसको ईस्टर्न इंडिया के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन का जो कंट्रोल था वो उसके पास आ गया। द मुगल एम्परर ग्रांटेड दीवानी राइट्स टू द ब्रिटिश, और मुगल एम्परर जो था उसने क्या कर दिए, ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दे दिए, मेकिंग देम रियल पॉलिटिकल पावर होल्डर्स, और यहीं से जो कंपनी के लोग थे उनके पास रियल पावर यानी वास्तविक राजनीतिक शक्ति आ गई। इट लेड द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, और यहीं से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो औपनिवेशिक शासन था उसकी नींव पड़ी। अब इस यूनिट में से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग वाले हमारे लिए बन सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर इन द 18th सेंचुरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आंसर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया है। मेन मेन पॉइंट इसमें आपको क्या इंक्लूड करने हैं उन सबको मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। इसी को आपको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जाम के पेपर में लिख करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सप्लेन द राइज ऑफ द रीजनल स्टेट्स इन द 18th सेंचुरी विद स्पेशल रेफरेंस टू द बंगाल, अवध एंड हैदराबाद
बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षेत्रीय शक्तियाँ किस तरीके से उभरी थी, स्पेशली बंगाल, अवध और हैदराबाद के संबंध में अपने विचारों को रखिए। तो इसको भी मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, डिटेल के अंदर पॉइंट्स दे दिए हैं। इनको एक्सटेंड करते हुए आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर के अंदर लिख के आना है। नंबर 3 इसका जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, उनके कारण क्या थे और उनका क्या महत्व है, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे यूनिट फर्स्ट से बनते हैं और डेफिनेटली यहाँ से आपको आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन मिल जाने वाला है। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसी क्वेश्चंस के आंसर को पढ़ते हुए आप डिटेल में इनको एक्सटेंड करके आराम से लिख सकते हैं। हम यूनिट सेकंड में से देख लेते हैं हमारे लिए कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर? जो मराठा साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? तो शिवाजी वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट इन द वेस्टर्न इंडिया। शिवाजी जो थे वो मराठा साम्राज्य की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे और शिवाजी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत के अंदर एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। हिज मिलिट्री स्किल, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कंसेप्ट ऑफ स्वराज स्ट्रेंथन्ड मराठा आइडेंटिटी। अब क्या था, ये तो शिवाजी की जो सैन्य दक्षता थी वो बहुत ही उम्दा कोटि की थी। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स और उन्होंने प्रशासन में जो सुधार किए और उनका स्वराज का जो कंसेप्ट, स्वराज की जो अवधारणा थी, इसने मराठाओं की अपनी पहचान को क्या करा, मजबूत करा। ठीक है, तो शिवाजी के अंदर बहुत उच्च कोटि की सैन्य शक्ति थी, सैन्य स्किल्स थी, सैन्य दक्षता थी, प्रशासनिक सुधार उन्होंने किए और इसके अलावा उन्होंने एक स्वराज की विचारधारा की थी जिसने मराठाओं की पहचान को और भी मजबूत किया। ही ट्रांसफॉर्म द रीजनल पावर इनटू ए स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल फोर्स। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक क्षेत्रीय शक्ति को प्रभावशाली राजनीतिक शक्ति में बदल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ शिवाजीज कोरोनेशन इन 1674? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, उसका महत्व क्या था? शिवाजीज कोरोनेशन सिंबलाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट हिंदू किंगशिप इन द डेक्कन। जैसे ही शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, उससे दक्कन में स्वतंत्र हिंदू राजसत्ता की स्थापना हुई। इट स्ट्रेंथन्ड मराठा पॉलिटिकल लेजिटिमेसी एंड इंस्पायर्ड द रीजनल यूनिटी। इससे एक तो मराठा पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, यहां से मराठा शासन को वैधता मिली और क्षेत्रीय एकता को बल मिला। द इवेंट मार्क द फॉर्मल बिगिनिंग ऑफ द मराठा सॉवरेनिटी। और यही वो पल था जब मराठा संप्रभुता की औपचारिक शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द पेशवाज एंड इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन? मराठा का जो प्रशासन था उनमें पेशवा कौन हुआ करते थे? द पेशवाज वर ओरिजिनली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठास रूलर हु लेटर बिकेम द रियल होल्डर्स ऑफ द पावर। जो पेशवा थे ना, एक्चुअली में वो क्या हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे ऑफ द मराठा रूलर। जो मराठा शासक थे उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे कौन, हमारे पेशवा। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीतता गया, सारी की सारी जो वास्तविक शक्तियां थी वो इन्हीं पेशवाओं के पास में आ गई। दे कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखते थे, मिलिट्री एक्सपेंशन सैन्य विस्तार पर इनका नियंत्रण था एंड पॉलिटिकल डिसीजन, और कोई भी राजनीतिक जो निर्णय लिया जाता था वो पेशवा ही लिया करते थे। अंडर देम द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड अक्रॉस इंडिया। और इन्हीं पेशवाओं के नेतृत्व में जो मराठा एम्पायर था वो पूरे के पूरे इंडिया यानी पूरे के पूरे भारत में बढ़ गया या फैल गया। ठीक है, नेक्स्ट है, वाई इज बाजीराव फर्स्ट was considered an important पेशवा? बाजीराव प्रथम को महत्वपूर्ण पेशवा क्यों माना जाता है? तो बाजीराव फर्स्ट was brilliant military commander who expanded मराठा influence into the northern India। बाजीराव प्रथम एक कुशल सेनानायक था जिन्होंने मराठा का जो प्रभाव था उसको नॉर्दर्न इंडिया यानी उत्तर भारत तक फैलाया। हिज एग्रेसिव पॉलिसीज वीकन्ड मुगल अथॉरिटी एंड इंक्रीज्ड मराठा प्रेस्टीज। अब उनकी जो पॉलिसीज थी ना वो बड़ी एग्रेसिव थी, जिससे मुगल एम्पायर जो थी वो कमजोर हो गई, मुगल सत्ता जो थी वो कमजोर हो गई और मराठाओं की प्रतिष्ठा बढ़ गई। ही प्लेड ए की रोल इन मेकिंग द मराठाज ए डोमिनेंट पावर। बाजीराव फर्स्ट ही है जिन्होंने मराठाओं को एक प्रमुख शक्ति बनने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अष्टप्रधान सिस्टम? ये अष्टप्रधान सिस्टम क्या था? ठीक है, तो देखो, द अष्टप्रधान वाज ए काउंसिल ऑफ द 8 मिनिस्टर। अष्टप्रधान में क्या थे, 8 मंत्री हुआ करते थे। तो अष्टप्रधान वाज द काउंसिल ऑफ द 8 मिनिस्टर एस्टैब्लिश्ड बाय द शिवाजी टू असिस्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो शिवाजी ने प्रशासन में सहायता के लिए 8 मंत्रियों की एक सभा बनाई थी, परिषद बनाई थी, उसी को हम क्या कहते हैं, अष्टप्रधान कहते हैं। ईच मिनिस्टर वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। हर मिनिस्टर, यानी 8 मिनिस्टर थे तो उसमें हर मिनिस्टर
एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए ज़िम्मेदार था। तो किसी के पास फाइनेंस का काम था, किसी के पास मिलिट्री का काम था, किसी के पास जस्टिस का काम था। यानी प्रत्येक मंत्री को एक काम दिया गया था और उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हुआ करता था। इट हेल्प्ड इन एफिशिएंट गवर्नेंस ऑफ द मराठा स्टेट, और मराठा स्टेट को अधिक संगठित और प्रभावपूर्ण बनाने में इसका अहम योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द चौथ और सरदेशमुखी? चौथ और सरदेशमुखी कौन थे? जो चौथ एंड सरदेशमुखी वर द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मराठा रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्क्वर्ड टेरिटरीज। ठीक है, तो चौथ और सरदेशमुखी मराठाओं की प्रमुख राजस्व व्यवस्थाएं हुआ करती थी, जो उनके द्वारा कॉन्क्वर्ड टेरिटरी, जो उनके द्वारा जीते गए क्षेत्रों से वसूल की जाती थी। चौथ वाज वन फोर्थ ऑफ द रेवेन्यू। चौथ का मतलब क्या हो गया कि जितना भी राजस्व आ रहा है उसका एक चौथाई भाग जो होता है उसको चौथ कहा जाता था। वाइल द सरदेशमुखी वाज द एडिशनल टैक्स, जबकि सरदेशमुखी है वो क्या था, अतिरिक्त जो कर लगाया जाता था उसको सरदेशमुखी कहा जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है। चौथ का मतलब हो गया राजस्व का 1/4, ठीक है, यानी चौथाई भाग, और सरदेशमुखी का मतलब हो गया अतिरिक्त कर। दीज रेवेन्यूज स्ट्रेंथन मराठा मिलिट्री एक्सपेंटेशन, और इनसे ही मराठाओं की सैन्य शक्ति को आधार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन फीचर ऑफ द मराठा मिलिट्री सिस्टम? मराठा मिलिट्री सिस्टम जो था उसकी मुख्य विशेषता क्या थी? तो मराठा मिलिट्री सिस्टम वाज बेस्ड ऑन मेनली ऑन द फास्ट मूविंग कैवलरी एंड गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। देखो मराठाओं के पास एक तो क्या था, फास्ट मूविंग कैवलरी, घुड़सवार थे, और वो भी कैसे फास्ट मूविंग, बड़ी तीव्र गति से चलने वाले घुड़सवारों की सेना मौजूद थी, और इसके साथ ही वो गुरिल्ला तरीके से, यानी छुप करके लड़ने वाला जो युद्ध होता है ना, गुरिल्ला युद्ध, उसमें उनको महारत हासिल थी। दिस अलाउड देम टू अटैक स्ट्रॉन्गर एनिमीज इफेक्टिवली, और ये गुरिल्ला तकनीक और तेज घुड़सवारों की सैन्य व्यवस्था होने के कारण ही वो अपने से मजबूत दुश्मनों से भी क्या बड़ी प्रभावपूर्ण तरीके से आक्रमण उनका उन पे कर दिया करते थे। मोबिलिटी एंड सरप्राइज अटैक वर की एलिमेंट्स ऑफ देयर सक्सेस। अब ये सरप्राइज अटैक करते थे, यानी पहले से कोई तैयार नहीं रहता था, संगठित होकर के ये सरप्राइज अटैक जो करते थे वही इनकी सफलता का कारण बनता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द कॉज ऑफ द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट? जो अंग्रेज और मराठा में संघर्ष हुआ, उनका उसका कारण क्या था? तो द एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉज्ड बाय द ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज एंड इंटरनल डिवीजन अमंग द मराठा चीफ्स। जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में संघर्ष हुआ, वो अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति और मराठा सरदारों के आंतरिक मतभेदों के कारण से हुआ था। द ब्रिटिश इंटरफियर्ड इन सक्सेशन डिस्प्यूट्स टू गेन द पॉलिटिकल एडवांटेज। अब अंग्रेजों ने उत्तराधिकार के जो विवाद हुए मराठाओं में, उनमें हस्तक्षेप करके राजनीतिक लाभ उठाया। दिस लेड कंटिन्यूअस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, और इसी से लगातार सैन्य टकराव की स्थिति मराठाओं और अंग्रेजों के बीच में बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर? जो तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था उसका परिणाम क्या था? तो द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंडेड इन द डिफीट ऑफ द मराठास एंड द कोलैप्स ऑफ द पॉलिटिकल पावर। तीसरा इंग्लिश और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुआ था उसमें मराठाओं की हार हुई थी और उनकी राजनीतिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई। द ब्रिटिश अनेक्स्ड लार्ज टेरिटरीज एंड एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। तो अब मराठा हार गए तीसरे इस युद्ध में, और पूरी की पूरी उनकी जो राजनीतिक शक्ति थी वो पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई, और अंग्रेजों ने अब उनके जो बड़े बड़े क्षेत्र थे उनके ऊपर अधिकार कर लिया और भारत में अपनी सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। इट मार्क द एंड ऑफ द मराठा डोमिनेंस, और यहीं से मराठा प्रभुत्व का अंत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why did Maratha Empire decline after the Battle of Panipat? 1761 के अंदर जो बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था उसके बाद मराठा साम्राज्य कमजोर क्यों हो गया? तो द डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वीकन द मराठा मिलिट्री स्ट्रेंथ एंड मोरल। ठीक है, अब तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसके अंदर जब मराठा अंग्रेजों से हार गए थे तो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, और उनका मोरल मोरल यानी उनका जो मनोबल था वो भी पूरी तरीके से कमजोर हो चुका था। मैनी एक्सपीरियंस्ड लीडर्स वर लॉस्ट एंड द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स इंक्रीज। ठीक है, अब अनेक अनुभवी नेता जो थे उनके मारे गए। मैनी एक्सपीरियंस लीडर वर लॉस्ट, बहुत सारे उनके जो अनुभवी नेता थे वो तो मारे गए, और उनके अंदर आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। आंतरिक विवाद और आंतरिक संघर्ष मराठाओं के बीच में बढ़ गया। दिस सेटबैक स्लोड मराठा एक्सपेंशन एंड रिड्यूस द सेंट्रल कंट्रोल, और इसी से मराठा साम्राज्य जो था वो उनका विस्तार रुक गया, और उनका जो सेंट्रल कंट्रोल था, केंद्रीय नियंत्रण था, वो भी कम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द नेचर ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी? ठीक है, मराठा जो महासंघ था उसका स्वरूप क्या था? तो मराठा कॉन्फेडरेसी कंसिस्टेड ऑफ द सेमी इंडिपेंडेंट चीफ्स लाइक द सिंधियंस, होलकर्स एंड भोसले। ठीक है, अब जो मराठा महासंघ था उसमें संध्या, होलकर और भोसले जैसे अर्ध स्वतंत्र शासक शामिल थे। दे एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द पेशवास, उन्होंने पेशवाओं के जो
सत्ता थी उसको स्वीकार कर लिया, बट एक्टेड इंडिपेंडेंटली इन देयर टेरिटरी, लेकिन वो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से ही शासन किया करते थे। दिस स्ट्रक्चर लेटर वीकन द यूनिटी, और यही वो स्ट्रक्चर थी, यही वो व्यवस्था थी जिसने बाद में जाकर के मराठाओं की जो एकता थी उसको कमजोर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डिड जियोग्राफी हेल्प इन राइज ऑफ द मराठास। जो मराठा उदय हुआ था मराठाओं का, उसमें वहाँ की भौगोलिक स्थितियों का क्या रोल था, ठीक है। तो द माउंटेन्स टेरेन वर्थ ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोवाइडेड नेचुरल प्रोटेक्शन टू द मराठास। अब जब मराठाओं का उदय हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा हाथ किसका था, जो वेस्टर्न घाट, जो पश्चिमी घाट का जो पहाड़ी क्षेत्र है, उसने नेचुरली प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करी मराठाओं को। इट हेल्प्स इन डिफेंसिव वारफेयर एंड गुरिल्ला टेक्निक्स, ठीक है। अब ये जो पहाड़ चारों तरफ मौजूद थे, जो वेस्टर्न घाट के पहाड़ जो चारों तरफ मौजूद थे, इससे रक्षात्मक युद्ध और गुरिल्ला पद्धति में मराठाओं को बड़ी सफलता मिली। फोर्ट्स लोकेटेड ऑन द हिल्स स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री पावर, और उनके किले भी जो थे वो बड़ी-बड़ी पहाड़ियों पर थे। इससे उनके उनके किलों की जो सुरक्षा थी वो भी मजबूत हुई और उनकी सैन्य शक्ति भी मजबूत हुई। नेक्स्ट है, व्हाट रोल डिड द पेशवास प्ले इन मराठा एक्सपेंशन। मराठा जो विस्तार हुआ उनमें पेशवाओं की क्या भूमिका थी। तो द पेशवास ट्रांसफॉर्म द मराठा स्टेट टू एन एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल पावर थ्रू मिलिट्री कैंपेन्स एंड द अलायंसेस। पेशवाओं ने सैन्य अभियानों और एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल अर्थ, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या कहा, मिलिट्री कैंपेन एंड अलायंसेस, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, पेशवाओं ने सैन्य अभियानों और संधियों के माध्यम से मराठा राज्य को वास्त विस्तारित राजनीति शक्ति में बदल दिया, ठीक है। विस्तारित राजनीतिक शक्ति में बदल दिया, और कैसे बदल दिया, सैन्य अभियान के कारण और संधियों के माध्यम से। दे एक्सटेंडेड मराठा इन्फ्लुएंस इनटू द नॉर्दर्न एंड द सेंट्रल इंडिया। उन्होंने मराठा जो प्रभाव था उसको मध्य और उत्तर भारत तक बढ़ा दिया था। देयर लीडरशिप मार्क द पीक ऑफ द मराठा पावर, और ये पेशवाओं की लीडरशिप ही थी जिसमें जो मराठा शक्ति थी वो अपने चरम पर थी। नेक्स्ट है, व्हाई वर द मराठास अल्टीमेटली डिफीट द ब्रिटिश। वाई वर द मराठास अल्टीमेटली डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। अंत में मराठा इन ब्रिटिशर्स से हार क्यों गए थे। तो द मराठास वर डिफीटेड ड्यू टू द इंटरनल रिवलरीज। अब मराठाओं के बीच में क्या हुआ, इंटरनल रिवलरी यानी आपसी मतभेद हुए। लैक ऑफ यूनिटी, उनके बीच में यूनिटी नहीं थी, एकता खत्म हो गई। एंड सुपीरियर मिलिट्री ब्रिटिश मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और ब्रिटिश की सैन्य शक्ति थी वो कहीं ज़्यादा संगठित थी, और यही मराठाओं के हार के कारण बने। द ब्रिटिश यूज डिप्लोमेसी, ब्रिटिशों ने किसका यूज़ किया, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति का यूज़ किया। एंड मॉडर्न वारफेयर इफेक्टिवली, और उन्होंने आधुनिक युद्ध की आधुनिक तकनीक को बड़े प्रभावशाली तरीके से युद्धों में यूज किया। दीज फैक्टर्स लेड टू द डिक्लाइन ऑफ मराठा पावर, और यही वो सारे कारण थे जिससे मराठा पावर पतन की ओर बढ़ चला था, ठीक है। अब इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द राइज एंड एक्सपेंशन ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर द शिवाजी एंड द पेशवास, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे मैंने पूरा डिस्कशन इसका कर दिया है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए इन चीज़ों को लिखना है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर इसको दिया गया है ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है वो है, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन एंड इवैल्यूएट्स इट्स स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस। मराठाओं के जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन था उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थी और उसकी मजबूतियां तो क्या थी और कमजोर पक्ष क्या क्या थे, ठीक है। ये पूरा डिस्कशन नीचे तक किया गया है, आपको इसको देख लेना है और इन्हीं पॉइंट्स को एक्सटेंड करते हुए अपने पेपर में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो है, एनालाइज द कॉज एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एंग्लो मराठा वार। जो अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो युद्ध हुए थे उसका विश्लेषण कीजिए, उसके कारण बताइए और उनके परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो ये 3 क्वेश्चन हैं जो इस यूनिट से आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। डेफिनेटली एग्जाम में आने के इनके पूरे चांस हैं। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर्स जो हैं डाउनलोड मिल जाएंगे, ठीक है। चलते हैं यूनिट थर्ड पर, और यूनिट थर्ड में से देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी इन इंडिया। भारत में अंग्रेजों और फ्रांसियों के बीच में रिवेलरी यानी प्रतिद्वंद्विता क्या थी। तो एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी वाज ए स्ट्रगल बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच फॉर द पॉलिटिकल एंड द कमर्शियल सुप्रीमेसी इन इंडिया ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। तो 18वीं सदी के दौरान भारत पर राजनीतिक और व्यापारिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के मध्य संघर्ष हुआ उसी को हम एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी कहते हैं। यानी 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में भारत पर राजनीतिक और व्यापारिक सर्वश्रेष्ठता को लेकर के जो संघर्ष हुआ उसी को हम एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी कहते हैं। इट मेनली टुक प्लेस थ्रू द
कर्नाटिक वॉर्स। और इसमें क्या हुआ, मुख्य रूप से कर्नाटक युद्धों के माध्यम से हुआ, ठीक है। तो मुख्य रूप से कर्नाटक जो युद्ध थे उनके माध्यम से ये हुआ। द ब्रिटिश अल्टीमेटली सक्सीडेड ड्यू टू द स्ट्रॉन्गर नावल पावर एंड बेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और अंत में फ्रांसीसी हार गए, ब्रिटिश जीत गए, क्योंकि ब्रिटिश के पास एक तो नावल यानी नौसेना बहुत अच्छी थी, और दूसरे उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी उनके जो आर्थिक संसाधन थे ना, वो कहीं बेहतर थे फ्रांसीसियों की तुलना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज हैदर अली? हैदर अली कौन थे? तो हैदर अली वाज द रूलर ऑफ मैसूर हु इमर्ज्ड एज ए पावरफुल ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश इन द साउथ इंडिया। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो मैसूर का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था हैदर अली। और ये हैदर अली एक प्रमुख शत्रु, एक शक्तिशाली शत्रु के रूप में उभर आया किनके? ब्रिटिशर्स के। तो दक्षिणी भारत में ब्रिटिशर्स के एक शक्तिशाली शत्रु के रूप में जो उभर करके आया था मैसूर का शासक, उसका नाम क्या था? हैदर अली। ही स्ट्रेंथन्ड द आर्मी एंड चैलेंज्ड ब्रिटिश एक्सपेंशन थ्रू द मिलिट्री रेजिस्टेंस। उसने अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। किसने? हैदर अली ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और ब्रिटिशर्स को चुनौती दी कि आप इस तरीके से भारत में क्या नहीं कर सकते, एक्सपेंशन अपना विस्तार नहीं कर सकते। उसने मिलिट्री रेजिस्टेंस यानी सैन्य रूप से विरोध किया। हिज पॉलिसीज लेड द फाउंडेशन फॉर कंटिन्यूड रेजिस्टेंस अंडर द टीपू सुल्तान। और उन्हीं के द्वारा बनाई गई नीतियों को बाद में टीपू सुल्तान ने अपनाया, और बाद में टीपू सुल्तान ने भी ब्रिटिशर्स का विरोध किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज टीपू सुल्तान नोन द टाइगर ऑफ मैसूर? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान was called the tiger of Mysore because of his bravery and the strong resistance against the British expansion। अब ये टीपू सुल्तान ही था जिसने दक्षिणी भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्यवाद को खिलाफ क्या करा, बड़ी ही बहादुरी तरह से और बड़ी ही मजबूत तरीके से उसका विरोध किया। इसी कारण जो टीपू सुल्तान है उनको क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस मिलिट्री रिफॉर्म्स। उन्होंने क्या करा? सैन्य सुधारों को लागू करा एंड अटेम्प्टेड टू मॉडर्नाइज हिज एडमिनिस्ट्रेशन। और अपना जो प्रशासन था उन्होंने उसको आधुनिक बनाने पर जोर दिया। हिज कंटिन्यूअस स्ट्रगल मेड हिम वन ऑफ द फियरेस्ट ओपोनेंट्स इन ब्रिटिश। और ये टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने लगातार अंग्रेजों से संघर्ष करा और अंग्रेजों का सबसे मजबूत विरोधी उनको बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एंग्लो मैसूर वॉर्स ओवर फोर्ट? अंग्रेजों और एंग्लो मैसूर वॉर ओवर फोर्ट, अंग्रेजों और मैसूर की जो सल्तनत थी उनके बीच में कितने युद्ध हुए? तो एंग्लो मैसूर वॉर्स ओवर फोर्ट बिटवीन 1767 टू 1799। 1767 से लेकर 1799 दोनों के बीच में युद्ध हुए। ब्रिटिश एंड द रूलर्स ऑफ मैसूर, दीज वॉर्स डिटरमाइन ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन साउथ इंडिया। और इन्हीं युद्धों के कारण जो दक्षिण भारत है उसमें ब्रिटिशर्स लोगों की सुप्रीमेसी यानी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई, इनकी प्रभुत्व वहां पर स्थापित हो गया। द फाइनल वॉर एंडेड विद द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान की मौत के साथ ही जो अंग्रेजों और मैसूर की सत्ता के बीच में संघर्ष है वो अंत हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, हु वाज महाराजा रणजीत सिंह? ये महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह वाज द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर इन पंजाब ड्यूरिंग द अर्ली 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी की शुरुआत के अंदर पंजाब के अंदर एक सिख साम्राज्य की स्थापना हुई थी, और उसकी स्थापना किसने की थी? महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। ही एस्टेब्लिश ए स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी एंड मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द ब्रिटिश। उन्होंने एक तो क्या करा? स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन्ड आर्मी, एक तो बहुत ही मजबूत और बहुत ही अनुशासित जो सेना थी उसकी स्थापना करी, और अंग्रेजों के साथ उन्होंने कूटनीतिक रिश्तों को बनाया। हिज रूल एंश्योर्ड द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन रीजन। और ये महाराजा रणजीत सिंह का ही नेतृत्व था जिसके कारण इस क्षेत्र में जहां महाराणा रणजीत सिंह रूल कर रहे थे पंजाब में, वहां पर राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित हो पाई। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ अमृतसर? अमृतसर की संधि क्या थी? तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर वाज साइंड बिटवीन द महाराजा रणजीत सिंह एंड द ब्रिटिश इन 1809। 1809 में महाराजा रणजीत सिंह और ब्रिटिशर्स के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानते हैं। इट फिक्स द सतलज रिवर एज द बाउंड्री बिटवीन द सिख एम्पायर एंड द ब्रिटिश टेरिटरीज। अब क्या हुआ, जो सतलज नदी पंजाब में बहती है उसको क्या मान लिया गया? सीमा मान लिया गया कि सीमा के इस तरफ ब्रिटिश सिख एम्पायर है, उस तरफ जो है ब्रिटिश टेरिटरीज रहेगी। दिस ट्रीटी प्रिवेंटेड डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट फॉर सम टाइम। और कुछ समय तक इस संधि के कारण जो अंग्रेज और जो सिख रेजिमेंट थी उनके बीच में क्या नहीं हुए? किसी भी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड ब्रिटिश अनेक्स सिंध? अंग्रेजों ने सिंध का विलय क्यों किया? तो ब्रिटिश अनेक्स्ड सिंध 1843 ड्यू टू इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस एंड कंट्रोल ओवर द इंडस रिवर। अब क्या था कि ये जो सिंध था ना, इसकी क्या थी? स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस थी, रणनीतिक महत्व था। इसीलिए उन्होंने क्या करा, इस सिंध प्रांत की रणनीतिक महत्व के कारण और इंडस नदी रिवर यानी सिंधु नदी पर अधिकार लेने के कारण नियंत्रण के लिए ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या करा? सिंध का
विलय किया। दे अक्यूज द आमिर्स ऑफ द सिंध फॉर वायलेटिंग ट्रीटीज। उन्होंने जो सिंध के आमिर लोग थे ना, उन पे ये आरोप लगाया कि भैया वो संधि का क्या कर रहे हैं, संधि का वो पालना नहीं कर रहे हैं, वो संधि को वायलेट कर रहे हैं। दे अनेक्स्ड स्ट्रेंथन्ड ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द नॉर्दर्न वेस्ट ऑन इंडिया। और ये जो विलय उन्होंने करा था, इससे जो ब्रिटिश प्रभाव था वो नॉर्थ वेस्ट भारत के अंदर यानी उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर और भी ज्यादा मजबूत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हु अनेक्स्ड सिंध टू द ब्रिटिश एम्पायर। कौन था जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सिंध में मिला, यानी सिंध प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला था। सिंध वाज अनेक्स्ड बाय सर चार्ल्स नेपियर इन 1843 आफ्टर डिफीटिंग द लोकल रूलर। तो 1843 ईस्वी के अंदर सर चार्ल्स नेपियर हुआ करते थे, उन्होंने वहां के लोकल जो शासक था उसको हरा करके सिंध प्रांत का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करवाया। हिज मिलिट्री कैंपेन एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश अथॉरिटी इन द रीजन। और उनके द्वारा सैन्य अभियान जो किए गए, उन्होंने ही इस क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश अथॉरिटी यानी ब्रिटिश साम्राज्य को प्रभुत्व दिलवाया। दिस अनेक्सेशन इंक्रीज्ड ब्रिटिश स्ट्रेटेजिक कंट्रोल। और इससे ब्रिटिश का सामरिक नियंत्रण भी बढ़ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। पंजाब में कई विलय का क्या कारण थे। तो डेथ ऑफ रणजीत सिंह लेड टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड वीक लीडरशिप इन पंजाब। जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मौत हुई तो पंजाब में क्या हुआ, एक तो राजनीतिक स्थिरता आई और वहां का नेतृत्व जो था बड़ा ही कमजोर हो गया। दिस सिचुएशन रिजल्टेड इन एंग्लो सिख वॉर्स एंड द ब्रिटिश। अब ये जो परिस्थितियां आई, इसी समय क्या हो गया, इन्हीं परिस्थितियों का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने सिखों के ऊपर आक्रमण कर दिया और एंग्लो सिख वॉर शुरू हो गया। आफ्टर द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर पंजाब वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। और जो दूसरा अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध हुआ, उसके बाद पंजाब का विलय ब्रिटिशर्स में कर दिया गया। नेक्स्ट, व्हेन वाज पंजाब अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। पंजाब का विलय ब्रिटिशर्स ने कभी किया था। ठीक है, तो पंजाब वाज अनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश इन 1849। 1849 के अंदर पंजाब का विलय अंग्रेजों ने कर लिया था आफ्टर द सेकंड एंग्लो सिख वॉर। ठीक है, लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी प्लेड द मेजर रोल इन एनेक्सेशन। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी थी पंजाब के विलय में, अंग्रेजी साम्राज्य के साथ पंजाब के विलय में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की गई थी वो लॉर्ड डलहौजी ने करी थी। इट मार्क द कंप्लीशन ऑफ द ब्रिटिश कंट्रोल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। और यही वो चीज थी जिसने उत्तर पश्चिमी भारत में ब्रिटिश नियंत्रण को पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ एंग्लो मैसूर वॉर। जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ उसका क्या महत्व था। तो एंग्लो मैसूर वॉर्स एस्टेब्लिश ब्रिटिश डोमिनेंस इन द साउथ इंडिया। क्योंकि एंग्लो मैसूर वॉर के बाद ही जो था ब्रिटिश सत्ता जो थी वो साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में स्थापित हो गई। दे एलिमिनेटेड मैसूर एज द मेजर थ्रेट टू द ब्रिटिश एक्सपेंशन। अब मैसूर जो कि अंग्रेजों के लिए प्रमुख चुनौती हुआ करता था साउथ में, उसको ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हटा दिया। यानी ब्रिटिश साम्राज्य के बाद के विस्तार में जो सबसे बड़ी चुनौती हुआ करती थी मैसूर की सत्ता, उनको हरा करके अंग्रेजों ने अपना रास्ता साफ कर लिया। दीज वार्स स्ट्रेंथेंड ब्रिटिश पॉलिटिकल अथॉरिटी इन द रीजन। और इन्हीं युद्धों के बाद में जो ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता थी वो इन क्षेत्रों में और भी ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज पंजाब इंपॉर्टेंस फॉर ब्रिटिश। ब्रिटिश लोगों के लिए पंजाब बहुत महत्वपूर्ण क्यों था। तो पंजाब वाज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट ड्यू टू इट्स लोकेशन नियर द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है उसके नजदीक पंजाब की लोकेशन थी, इसीलिए रणनीतिक रूप से पंजाब जो था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। इट बिकेम ए मेजर सेंटर फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो मिलिट्री का रिक्रूटमेंट होना था यानी सैन्य भर्ती और सैन्य शासन, इन दोनों का ही प्रमुख केंद्र ये बन गया। कंट्रोल ओवर द पंजाब स्ट्रेंथन द ब्रिटिश सिक्योरिटी। और इसीलिए ब्रिटिश लोगों ने जब पंजाब के ऊपर अपना नियंत्रण कर लिया तो ब्रिटिश जो सुरक्षा थी वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट ऑल डिड यूरोपियन रिवेलरी प्ले इन ब्रिटिश एक्सपेंशन। ब्रिटिश विस्तार में यूरोपीय प्रतिस्पर्धा की क्या भूमिका थी। तो यूरोपियन रिवेलरी वीकन द अदर कॉलोनियल पावर्स इन इंडिया एंड स्पेशली द फ्रेंच। अब देखो, इंग्लैंड जो यूरोप था वहां से तो फ्रेंच लोग भी आए थे और इंडिया के अंदर वो उन्होंने भी कुछ कॉलोनीज अपनी बना रखी थी। लेकिन यूरोपियन रिवेलियर वीकेंड द, जब यूरोपियन रिवेलरीज हुई, जब यूरोपियन प्रतिद्वंदिता हुई यानी यूरोपीय शक्तियों के बीच में ही जब संघर्ष हुए, उससे क्या हुआ, अदर कॉलोनियल पावर जो दूसरी औपनिवेशिक शक्तियां थी भारत के अंदर वो कमजोर हो गई, स्पेशली द फ्रेंच और मुख्य रूप से फ्रेंच। दिस अलाउड द ब्रिटिश टू एस्टेब्लिश द पॉलिटिकल डोमिनेंस विदाउट द मेजर यूरोपियन ऑपोजिशन। और इसी के साथ ब्रिटिशर्स लोगों को मौका मिल गया क्योंकि दूसरी कोई यूरोपियन शक्ति इस तरीके की मौजूद नहीं थी। और अब क्योंकि फ्रेंच लोगों को उन्होंने डिफीट कर दिया तो अपनी राजनीतिक जो प्रभुता थी उसको ब्रिटिश लोगों ने भारत में स्थापित कर लिया। इट पेव्ड द वे फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन। और इससे उनके क्षेत्रीय विस्तार का मार्ग भी प्रशस्त हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है,
हाउ डिड ब्रिटिश एक्सपेंशन चेंज्ड इंडियन पॉलिटिक्स? ब्रिटिश विस्तार ने भारतीय राजनीति को कैसे बदल दिया? तो ब्रिटिश एक्सपेंशन एंडेड द पावर ऑफ द मेनी रीजनल स्टेट्स एंड एस्टेब्लिश्ड द सेंट्रलाइज्ड कॉलोनियल रूल। अब जैसे जैसे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार हुआ, उससे कई जो क्षेत्रीय सत्ता थी वो बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। यानी कि जो क्षेत्रीय सत्ताएं थी वो खत्म हो गई और एक सेंट्रलाइज्ड, एक केंद्रीय औपनिवेशिक शासन स्थापित हो गया। इट चेंज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासन में पूरी तरीके से चेंज हो गया, सैन्य व्यवस्था में पूरी तरीके से चेंज हो गया और आर्थिक जो ढांचा था उसके अंदर भी पूरी तरीके से चेंज हो गया। इंडियन पॉलिटिक्स ग्रेजुअली केम अंडर द कॉलोनियल कंट्रोल, और भारतीय राजनीति धीरे धीरे किसके कंट्रोल में आ गई, औपनिवेशिक नियंत्रण में आ गई, यानी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। अब इस यूनिट में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। डिस्कस द कॉजेज एंड द रिजल्ट ऑफ द एंग्लो मैसूर वॉर। एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ था और इसके क्या परिणाम निकले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आंसर भी आपको साथ में यहाँ पे मिल रहे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस यूनिट से जो बनता है वो है एग्जामिन द रोल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह इन फॉर्मेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द सिख एम्पायर। और थर्ड क्वेश्चन जो आपका यहाँ से इस यूनिट से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रिटिश अनेक्सेशन ऑफ द सिंध एंड पंजाब एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस। तो ये तीनों ही क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आंसर इसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, ये अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं और इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टॉपिक्स को एग्जाम में एक्सपेंड करते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 4 की अब बात कर लेते हैं कि यूनिट 4 में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773 में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रेगुलेटिंग एक्ट लेकर के आई थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाज पास टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। इट एम टू रिड्यूस द करप्शन एंड ब्रिंग द कंपनी अंडर द पार्लियामेंट्री सुपरविजन। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और कंपनी को संसद के नियंत्रण में लाना था। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंटल कंट्रोल ओवर द इंडियन अफेयर्स। इससे भारत के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकारी नियंत्रण की शुरुआत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, यहाँ देखो इन एक्ट में से आपसे जरूर पूछा जाएगा उसका महत्व क्या था। तो पिट इंडिया एक्ट एस्टेब्लिश डुअल कंट्रोल बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था उसने ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में द्वैध नियंत्रण को स्थापित किया। इट क्रिएटेड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज द पॉलिटिकल मैटर्स। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापित किया गया ताकि वो पॉलिटिकल मैटर यानी राजनीतिक जो मुद्दे हैं, राजनीतिक जो मसले हैं, उनको सुपरवाइज यानी उनका निरीक्षण कर सके, उनको देख सकें। द एक्ट स्ट्रेंथन ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और यही वो एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, जो 1784 में आया था, जिसने भारतीय शासन पर ब्रिटिश प्रभुत्व को और भी ज्यादा मजबूत किया। नेक्स्ट है व्हाट चेंज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर एक्ट 1803। चार्टर एक्ट जो आया था 1813 का, उसमें कौन से परिवर्तनों को लागू किया गया? तो चार्टर एक्ट ऑफ 1830 वाज ended the East India Company's trade monopoly in India except for the tea एंड ट्रेड विद चाइना। अब 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसने चाय और चीनी के व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। इट अलाउड अदर ब्रिटिश ट्रेडर्स टू एंटर इंडियन मार्केट्स। इसने अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। दिस मार्क द डिक्लाइन ऑफ द कंपनीज कमर्शियल रोल। और यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जो व्यापारिक भूमिका थी उसके पतन की शुरुआत शुरू हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाई वाज द चार्टर एक्ट 1833 इंपॉर्टेंट। 1833 का चार्टर एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो चार्टर एक्ट 1833 सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया मेड द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल द गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया। तो 1833 में जो चार्टर एक्ट भारत में आया था उसने भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। ठीक है, ये पूछा जाता है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, किससे? चार्टर एक्ट 1833 से। इट एंडेड द कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज कंप्लीटली। और जो कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां थी उनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। द एक्ट स्ट्रेंथन्ड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिटी इन ब्रिटिश इंडिया। और इसने ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक एकता को मजबूत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द चार्टर एक्ट 1853। 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें क्या चीजें लागू हुई थी? तो चार्टर एक्ट 1853 इंट्रोड्यूस्ड ओपन कंपटीशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज थी, जो सिविल भर्तियां थी, उनमें क्या था?
कंपटीशन, ओपन कंपटीशन, ठीक है, खुली प्रतियोगिता जो थी उनमें भर्ती होने की, उसको पहली बार 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा लागू किया। यानी सिविल सर्विसेज के अंदर जो भर्ती होने वाले अभ्यर्थी थे वो एक खुली प्रतियोगिता के द्वारा भर्ती होंगे, ऐसी व्यवस्था किसमें की गई? चार्टर एक्ट 1853 में। इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस टू सम एक्सटेंट। इसने जो लेजिस्लेटिव और कार्यकारी जो फंक्शंस थे उनमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विभाजन किया। दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और आज का आधुनिक भारत का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सिविल प्रशासन है, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत इस 1853 के चार्टर एक्ट से ही मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा प्रमुख भू राजस्व व्यवस्थाएं कौन सी लागू की गई थी? तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त जिसे आप कहते हैं, रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयतवाड़ी प्रथा को इन्होंने लागू किया, एंड माहलवाड़ी सिस्टम टू कलेक्ट द रैंड रेवेन्यू। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स लोगों ने एक तो परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी सिस्टम और महलवाड़ी व्यवस्थाएं जो थी वो रेवेन्यू कलेक्शन यानी राजस्व कलेक्शन के लिए स्थापित करी थी। दीज सिस्टम एम्ड टू एंश्योर रेगुलर इनकम फॉर द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं इसलिए एकत्रित की गई थी कि सरकार की एक नियमित आय जो है वो सुनिश्चित हो सके। हाउएवर दे ऑफन बर्डन इंडियन पीजेंट्स इकोनॉमिकली। हालांकि ये जो व्यवस्थाएं लागू की गई थी, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो या महालवाड़ी हो, इन व्यवस्थाओं से भारतीय किसानों पर कहीं ना कहीं आर्थिक बोझ बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि क्या थी? तो सब्सिडियरी अलायंस वाज अ पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड विल्सली अंडर विच इंडियन रूलर्स एक्सेप्टेड द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, अब सर सर लॉर्ड वेल्सली थे, उन्होंने क्या करा था, एक सब्सिडरी अलायंस यानी एक सहायक संधि वाली पॉलिसी नीति को वो लेकर के आए थे, जिसमें जो भारतीय शासक थे एक्सेप्ट द ब्रिटिश ट्रूप्स एंड कंट्रोल ओवर द फॉरेन अफेयर्स। इसमें भारतीय शासकों को जो ब्रिटिश सेनाएं थी और जो विदेशी मामले थे उनका नियंत्रण दिया गया। इन रिटर्न द पेड फॉर द मेंटेन ऑफ द ब्रिटिश फोर्सेस। ठीक है, अब क्या था कि ब्रिटिश सेना भेजी तो जाएगी और फॉरेन अफेयर्स को भी देखे जाएंगे, लेकिन जो भी ब्रिटिश सेना उन राजाओं के यहाँ पर आएगी, उन शासकों के यहाँ पर आएगी, वो क्या करेंगे, दे पेड फॉर द मेंटेनेंस। उन जो फोर्सेस उनके मेंटेनेंस का पैसा वही शासक उठाएगा। दिस पॉलिसी रिड्यूस द इंडिपेंडेंस ऑफ द प्रिंसली स्टेट। और ये जो इस व्यवस्था लागू की गई थी, इससे देशी रियासतों की स्वतंत्रता कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the doctrine of lapse? Lapse का सिद्धांत क्या है? The doctrine of lapse was a policy introduced by Lord Dalhousie under which states without the natural heir were annexed by the British। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी एक नीति लेकर के आया और लॉर्ड डलहौजी ने क्या कहा, जो वर्तमान में शासक है ना वो तो ठीक है, लेकिन अगर अब इनमें से किसी शासक के कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसका जो राज्य है वो अपना आप ही किसके अधीन आ जाएगा, ब्रिटिश एम्पायर के अधीन आ जाएगा। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा इस लैप्स के सिद्धांत को लागू किया गया, यानी जिन रियासतों के पास अपना कोई दत्तक या प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो अंग्रेजों के द्वारा उस रियासत का विलय अपने साथ कर दिया जाता था। इट लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द सिविल प्रिंसेसली स्टेट। और इससे कई रियासतों का विलय अंग्रेजों ने कर दिया। दिस पॉलिसी क्रिएटेड द रिजेंटमेंट अमंग द इंडियन रूलर। और इस नीति से भारतीय शासकों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष बढ़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, What were the main cause of the revolt of the 1857? 1857 की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे? तो was the revolt of the 1857 was caused by the political annexation, economic exploitation, religious and the social fears among the Indians। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह में एक तो राजनीतिक जो अनेक्सेशन, राजनीतिक जो विलय किए गए थे ना अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती, उसके अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जो आर्थिक रूप से शोषण किया गया था, एंड द रिलीजियस एंड द सोशल फियर, धार्मिक और सामाजिक भय जो इंडिया के बीच में व्याप्त हो गया था, उन्होंने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो जो राजनीतिक विलय कर दिए गए थे जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा, जो आर्थिक शोषण किया गया था और धार्मिक और सामाजिक रूप से जो भारतीयों के अंदर भय व्याप्त हो गया था, उसी ने 1857 की क्रांति को जन्म दिया। डिसकंटेंट अमंग द सोल्जर्स एंड द रूलर्स आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द अपराइजिंग। अब जो सैनिक थे और जो शासक थे, उनके बीच में असंतोष की भावना आ गई थी। इसने भी कहीं न कहीं इस 1857 की क्रांति में आग में घी का डालने का काम किया। इट बिकेम द फर्स्ट लार्ज स्केल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। और यही वो पहला लंबे समय पर व्यापक तरीके से किया गया विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध। तो व्यापक स्तर पर अंग्रेजों के विरुद्ध जो पहला विद्रोह किया गया, वो कौन-सा विद्रोह था? आपका 1857 का विद्रोह था। ठीक है? What was the result of the revolt of 1857? 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए? तो द रिवोल्ट ऑफ 1857 ended with the rule of the East India Company in India।
1857 की क्रांति के बाद जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका भारत में जो शासन था उसका अंत हो गया। द ब्रिटिश क्राउन एज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ब्रिटिश क्राउन था डायरेक्ट उसने भारत के प्रशासन को अपने अधीन ले लिया। यानी अब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शासन नहीं करती थी, अब भारत का शासन पूरी तरीके से कौन देखता था? जो ब्रिटिश क्राउन था वही देखता था। यानी क्वीन विक्टोरिया उस समय जो थी ब्रिटेन की महारानी हुआ करती थी। इट ऑल्सो लेड टू चेंजेस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिलिट्री पॉलिसी, और क्योंकि 1857 का विद्रोह बहुत व्यापक स्तर पे किया गया था, इसीलिए इसके बाद में बहुत सारे प्रशासनिक और सैन्य नीतियों के अंदर आपको परिवर्तन देखने को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? तो द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया 1858 ट्रांसफर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 1858 के अंदर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया, और उस एक्ट के माध्यम से जो भारत का प्रशासन है, इंडिया का प्रशासन है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन करके डायरेक्ट किसके अधीन चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। इट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। इसके तहत भारत में सचिव के पद की स्थापना हुई। दिस एक्ट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द क्राउन रूल इन द इंडिया, और इस तरीके से भारत में पहली बार क्राउन यानी ब्रिटिश का जो राजा या रानी हुआ करते थे वो डायरेक्ट प्रशासन उनके कंट्रोल में आ गया। इस चीज की शुरुआत हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु वॉज राजा राम मोहन राय एंड वाई वॉज ही इंपॉर्टेंट? राजा राम मोहन राय कौन थे, वो महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं? तो राजा राम मोहन राय वॉज ए सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधारक हुआ करते थे। हु वर्कड अगेंस्ट द सोशल इविक्स लाइक सती एंड द चाइल्ड मैरिज, जिन्होंने चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा के खिलाफ क्या था? विरोध किया। ही प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन एंड सोशल अवेयरनेस, उन्होंने आधुनिक शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। एंड हिज एफर्ट्स लेड द फाउंडेशन फॉर सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन इंडिया, और ये राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने आधुनिक शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया। उसके साथ इन्हीं के प्रयासों से सामाजिक सुधार आंदोलनों की नींव रखी गई। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट वर द अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन इंडिया? भारत में प्रारंभिक राजनीतिक संगठन क्या क्या थे? तो अर्ली पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर ऑर्गेनाइजेशंस फाउंड बाय द एजुकेटेड इंडियंस टू एक्सप्रेस द पॉलिटिकल डिमांड्स एंड ग्रीवेंसेस। प्रारंभिक राजनीतिक संगठन शिक्षित भारतीयों द्वारा अपनी राजनीतिक मांगों और समस्याओं को व्यक्त करने के लिए बनाए गए थे। दे हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग पीपल, इन्हीं के माध्यम से जो भारतीय नागरिक थे उनके बीच में राजनीतिक जागरूकता को फैलाया गया। दीज एसोसिएशंस लेटर कंट्रीब्यूटेड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म, और यही वो सारे के सारे संगठन थे जिन्होंने आगे चल करके राष्ट्रवाद की भावनाओं को बल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से हमारे लिए बनता है वो है हाउ डिड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन अफेक्ट इंडियन सोसाइटी? किस तरीके से जो कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक प्रशासन था उसने भारतीय समाज को प्रभावित किया? तो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इंट्रोड्यूस्ड न्यू लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इन इंडिया। जो जैसे ही औपनिवेशिक प्रशासन भारत के अंदर स्थापित हुआ उसने भारत में नए कानूनी और नए प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर दिया। वाइल इट ब्रोट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी, ठीक है, इट ऑल्सो कॉज्ड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड सोशल चेंजेस। एक तरफ तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी आई नहीं, प्रशासनिक एक रूपता आई, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक रूप से शोषण और सामाजिक परिवर्तन भी आए। इंडियन सोसाइटी ग्रेजुअली डेवलप्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस इन रिस्पॉन्स, और धीरे धीरे भारतीय समाज के अंदर राजनीतिक जागरूकता शुरू हुई या विकसित हुई। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट से बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया थ्रू द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, विट्स इंडिया एक्ट 1784 एंड चार्टर एक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस यूनिट में से आप लोगों के लिए बनता है वो है डिस्कस द कॉज नेचर एंड द रिजल्ट एंड ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। डिटेल में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इन्हीं चीज़ों को एक्सटेंड करते हुए आप आसानी से इस क्वेश्चन को अपने एग्जामिनेशन पेपर में कर पाएंगे। और थर्ड क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है एग्जामिन द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड प्रिंसली स्टेट्स एंड इट्स मेट ऑन द इंडियन पॉलिसीज। जो प्रिंसली स्टेट्स थी, जो रियासतें थी, उनके प्रति जो ब्रिटिशर्स थी उनकी नीतियाँ क्या थी और भारतीय राजनीति में इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो ये कुछ यूनिट थर्ड से फोर्थ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये पीडीएफ पूरी की पूरी अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर आप ये पूरी की पूरी वीडियो को देख करके जाते हैं और इन पूरे नोट्स को अच्छे से पढ़ करके जाते हैं तो एग्जाम में किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाएगा, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरीके की यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुंचते रहें। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।